रिलेशंस एंड फंक्शन, ये है चैप्टर 2 क्लास 11 मैथमेटिक्स का, जो आज के लेक्चर में हम पूरा पढ़ेंगे। वन शॉट सीरीज़ है एज़ पर दी रिसेंट एनसीईआरटी सिलेबस। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, सारे चैप्टर्स करने हैं, उस केस में आप डाउनलोड कर सकते हो श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। विजिट कीजिएगा क्लास 11 मैथमेटिक्स कोर्स, इसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो इन टोटल 14 चैप्टर्स है और सारे लेक्चर्स एज़ पर रिसेंट एनसीईआरटी सिलेबस ही कंडक्ट किया गया है। इसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स और अगर डाउट आ गया तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी मिल जाएगा। नाउ एंजॉय दी वन शॉट सीरीज। वेलकम टू चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं एज पर एनसीईआरटी। 2.1 इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन को देखेंगे। फिर 2.2 पर जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप आराम से समझ लोगे। 2.3 रिलेशंस, 2.4 फंक्शंस। ये दो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर दी अपकमिंग चैप्टर्स। जैसे डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, ज्योमेट्री, ऐसे ढेरों चैप्टर है जिनको अगर समझना है तो इन कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना नेसेसरी है। अगर ये वीक है तो आगे के चैप्टर आपके वीक हो जाएंगे, कुछ नहीं समझेगा। इसलिए पहले से चेतावनी दे रहा हूँ, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। 2.1 इंट्रोडक्शन। अब ये रिलेशन होता क्या है? देखो, रिलेशन बेसिकली संबंध है जो दो चीज़ों के बीच में होता है, और तब होता है जब उन दो चीज़ों के बीच में कोई कॉमन पैटर्न हो या कोई यूनिक पैटर्न हो। अगर कोई पैटर्न ही नहीं है तो डिस्कशन नहीं है, यानी रिलेशन नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, मदर एंड चाइल्ड, ये दो क्वांटिटीज़ मैंने आपको दे दी। क्या आप यहाँ पर कोई पैटर्न देख पा रहे हो? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे यस सर जी, चाइल्ड इज़ दी सबसेट ऑफ मदर, यानी चाइल्ड जो भाषा बोलता है, जो खाना खाता है, जो कपड़े पहनता है, जो बिहेवियर है, वो सब कुछ उसने इनहेरिट किया है पेरेंट्स को देख करके। तो आप देख सकते हो कुछ एक यूनिक पैटर्न था, इसलिए इन दो क्वांटिटीज़ के बीच में संबंध बन गया। सिमिलरली स्टॉक्स एंड न्यूज़ ले लो, है ना, ये दो क्वांटिटी है स्टॉक्स एंड न्यूज़। अब आप कहोगे न्यूज़ बढ़िया है तो स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म करता है, न्यूज़ अगर बेकार आ गई तो स्टॉक मार्केट पिट जाता है। अगेन एक पैटर्न है, राइट। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फ्रूट्स और मेटल, ये दो क्वांटिटी मैंने आपको दे दिया, अब संबंध बताना। अब आप कहोगे सर इनमें कोई पैटर्न हमको नहीं दिखाई दे रहा, कुछ यूनिक बात नहीं दिखाई पड़ रही है, हेंस कोई डिस्कशन नहीं, हेंस कोई रिलेशन नहीं। तो याद रखना, रिलेशन क्या चीज़ है? जब दो क्वांटिटीज़ के बीच में यूनिक पैटर्न हो तब डिबेट आता है, तब डिस्कशन आता है। फॉर एन एग्जाम्पल 5 एंड 8, इसमें से बड़ा नंबर कौन है? तो आप कहोगे 8 इज़ ग्रेटर देन 5। दो क्वांटिटीज़, दो नंबर दिया मैथ्स में। अब मैंने आपको एक डिस्कशन का पॉइंट दिया कि कौन बड़ा है वो बताओ, तब आप कहोगे 8 इज़ ग्रेटर देन 5। अगर मान लो मैंने सिर्फ 5 रखा ये नंबर, अब करो इसमें रिलेशन, अब खोजो डिस्कशन वाला पॉइंट। सर 5 तो बस 5 है। अब अगर आप जोड़ना चाहो तो एक क्वांटिटी चाहिए, जैसे ऑड नंबर्स, तो हाँ 5 ऑड नंबर है ना, या इवन नंबर तो 5 इवन नंबर नहीं है। दो क्वांटिटीज ऐसा, अगर मैं 5 रखूँ और मैं रखूँ एक कोई नाम अनिल, अब ये दो क्वांटिटी मैंने आपको दे दिया, बताना रिलेशन। आप कहोगे सर अनिल और 5 कोई सेंस नहीं बन रहा है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन, राइट। सो रिलेशन तभी डिस्कशन में आता है जब दो क्वांटिटीज़ के बीच में यूनिक पैटर्न हो। बस यही मेरे को आपको बताना था, फिर वो रियल लाइफ का हो या मैथ्स का सिनेरियो हो। जैसे दो लाइन है, अगर ऐसे एरोज बनाए तो हम कहते हैं ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब लास्ट में एक पॉइंट कह रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। रिलेशन तो आप समझ गए, पर फंक्शन है ना, रिलेशन ही होता सिर्फ। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। अब सर जी ऐसा क्या स्पेशल है ना रिलेशन में, क्या हम उसको फंक्शन कहते हैं? ये जानेंगे आने वाले टॉपिक्स में। आज के लिए बस मुझे आपको बेसिक टर्म्स के बारे में बताना था, जैसे रिलेशन हम कब यूज़ करते हैं, रिलेशन का मतलब क्या होता है, फंक्शन क्या है, एक स्पेशल रिलेशन है। एक बेसिक ओवरव्यू देना था, तो मुझे लगता है वो चीज़ें समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में 2.2 को समझेंगे, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। वेलकम टू 2.2 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, क्योंकि जैसा नाम है वैसे ही उसका काम है। दो सेट आपको दिए जाएंगे और आपको फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दी सेट्स, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास सेट ए है और सेट बी है, और मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस बी। कैसे करें? 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है कि फर्स्ट पोजीशन पर जो सेट है ना, उसके एलिमेंट्स हाईलाइट करो। कर लिया, फर्स्ट स्टेप इजी था। जो भी फर्स्ट सेट है उनके एलिमेंट्स हाईलाइट करना है। सेकेंड स्टेप है जोड़ी बनानी है।
जोड़ी बनानी है। कैसे? ये जो हाईलाइटेड एलिमेंट्स है ना, उसकी जोड़ी बनाओ नेक्स्ट सेट से। कितनी जोड़ी बनाए सर जी? जितनी जोड़ी बना सकते हो उतनी जोड़ी बनाओ। अब जब जोड़ी बना रहे हो तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा सर जी? उसका फॉर्मेट होगा A, B। ठीक है, तो आंसर जो है वो इस टाइप में दिखाई देगा। नोट कीजिएगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आया है? जो भी फर्स्ट सेट है ना उसके एलिमेंट्स। जो सेकंड यहाँ पर बी एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा? जो सेकंड सेट है उनके एलिमेंट्स। और ऐसे जितनी जोड़ी बन सकती है हम जोड़ी बनाएंगे। तो मुझे लगता है एक आइडिया आ चुका है। तो चलिए अब ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो सेट ए के पास पहला एलिमेंट था 1, ठीक है, उसकी दो जोड़ी बन सकती है 1,1 एंड 1,4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,1 एंड 1,4। सेट ए के पास एक और एलिमेंट था 2, उसकी भी दो जोड़ी बनेगी, एक है 2,1, दूसरा है 2,4। ठीक है जी, 2,1 एंड 2,4। बस, इसके अलावा कोई और जोड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। अब आप कहोगे सर जी एक जोड़ी हमको दिखाई दे रही है 4,2। नोट कीजिएगा 4,2 नहीं चलेगा, क्योंकि 4 जो है वो किसका एलिमेंट है? बी का। क्या वो पहली पोजीशन ले सकता है? नहीं सर जी, आपने कहा था कि आंसर A, B फॉर्म है, और जो पहला पोजीशन है वो कौन होगा? एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट। और फर्स्ट सेट कौन है? सेट A। और ये जो 4 है वो तो सेट B का था, इसलिए ये जो 4 है वो यहाँ पर नहीं आ सकता है। हेंस ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर यानी ऑर्डर मैटर करता है वैसे पेयर। ठीक है, तो हमने 4 ऑर्डर पेयर यहाँ पर देखे, और ये कैसे होते हैं? अंग्रेजी में ऑर्डर्ड पेयर, जोड़ी है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, चलिए एक और बार कोशिश करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब B क्रॉस A का आंसर बताओ, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट खोजो। सर जी आपने कहा था 2 स्टेप प्रोसेस। B पहले पोजीशन पर है तो B के एलिमेंट्स हाईलाइट करो, और A के एलिमेंट्स के साथ जितनी जोड़ी बनती है उतनी जोड़ी बना लो। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि B का पहला एलिमेंट 1 था, तो दो जोड़ी यहाँ से बनेगी जो है 1,1 एंड 1,2। B का दूसरा एलिमेंट 4 था, उसकी जोड़ी अगेन 2 बनेगी 4,1 एंड 4,2। डन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो पहला जो मुद्दा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले कैसे, मुझे लगता है वो डिस्कशन हो चुका है ख़त्म, आपको समझ में आ चुका है। अब आता है क्वेश्चनिंग का टाइम। सर जी A क्रॉस B और B क्रॉस A, क्या ये दोनों सेम है या दोनों सेम नहीं है? आप मेरे को देख करके बताना। 1,1 1,1 सेम है, 1,4 एंड 4,1 सेम नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं है। तो क्या आपने नोट किया दैट A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए वो सेम नहीं है ना। आप ऐसा कह सकते हो कि 1,4 एलिमेंट्स इसके पास भी है, 1,4 एलिमेंट्स इसके पास भी है, बट यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है ना, इसलिए 1,4 इज डिफरेंट देन 4,1। जैसे अगर दो डाइस को रोल किया, पहले डाई पर 1 आया, दूसरे डाई पर 4 आया, पहले डाई पर 4 आया, दूसरे डाई पर 1 आया, दोनों अलग सिनेरियो है ना, दोनों को सेम कैसे कह सकते हो? हेंस यहाँ पर A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं है। अच्छा, तीसरा नोट देख लेते हैं। अगर कभी आपको P क्रॉस Q नल मिल जाता है, एम्प्टी मिल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? आइदर P एम्प्टी था इसलिए कोई जोड़ी नहीं बना पाया, या Q एम्प्टी था इसलिए कोई जोड़ी नहीं बना पाया, या दोनों एम्प्टी थे इसलिए जोड़ी नहीं बना पाए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4। अगर कोई आपसे कह दे कि x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है जो बराबर है दूसरे ऑर्डर पेयर के साथ, जैसे P, Q, इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये दो बराबर है तो मैंने कहा था पोजीशन सेंसिटिव है। पोजीशन सेंसिटिव यानी ये जो x है वो P के बराबर है, ये जो y है वो Q के बराबर है, तब ही तो हम कहेंगे x, y इज इक्वल टू P, Q, नहीं तो थोड़ी ना कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कंक्लूजन क्या बना? x इज इक्वल टू P एंड y इज इक्वल टू Q। ये कई बार हम इक्वेशन सॉल्व करते वक्त भी यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जैसे मैंने आपको कहा था। पॉइंट नंबर 5, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A है P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B है Q, तो फिर कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे इन A क्रॉस B? कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने पेयर बनाएगा? P इंटू Q बनाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि A के पास 2 एलिमेंट, B के पास 2 एलिमेंट, तो A क्रॉस B के पास कितने पेयर होंगे? 2 इंटू 2 4 पेयर होंगे। तो क्या आपको 4 पेयर दिखाई दे रहे हैं?
यस तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर 6, इफ़ ए और बी इज़ इनफाइनाइट सेट, हो सकता है जैसे x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट सेट है ना, तो फिर बताना कि ए क्रॉस बी करने जाओगे तो कितना आंसर होगा। सिंपल है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ले लिया सेट ए जो है नेचुरल नंबर 1 2 3 चलता रहेगा, बी जो है वो है 1, बताओ कितने पेयर्स बनेंगे। सर ऊपर वाला है इन्फिनिटी, नीचे वाला है 1, इन्फिनिटी इंटू 1 इन्फिनिटी सर बनेगा। यस तो यहाँ पर ए क्रॉस बी में इनफाइनाइट सेट होगा यानी इन्फिनिटी पेयर्स होंगे। ईजी है, चलो तो मुझे लगता है ये बात भी क्लियर है। अब आगे बढ़ सकते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल देख सकते हैं। कहा था ना मैंने बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिसमें दो बातें याद रखनी है कि पेयर कैसे बनाना है और दूसरा पोजीशन सेंसिटिव मामला है, इसलिए संभल करके, है ना। अब इस एग्जाम्पल 1 को सॉल्व कीजिए। इफ x प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कॉमा 1 देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। सर जी यहाँ पर दो पेयर्स को इक्वेट कर रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं एज पर दी प्रॉपर्टी ये इसके बराबर होना चाहिए और सेकेंड पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर हम कहेंगे x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 3 एंड y माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 1। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2, तो x का तो आंसर आ गया 2 और यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी y इज इक्वल टू 3। ये है आपका x एंड y का वैल्यू। ईजी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सेट P के पास ABC एलिमेंट्स है, सेट Q के पास R है, फॉर्म सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P और फर्दर इन्वेस्टिगेट करो क्या ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने खोजे है ये दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले P क्रॉस Q करना है तो P पहले पोजीशन पर है तो उसके एलिमेंट्स हाईलाइट करो और Q के एलिमेंट्स के साथ जोड़ी बनाओ जितनी जोड़ी हो सके। तो एक तो जोड़ी है A कॉमा R, दूसरी जोड़ी है B कॉमा R, ठीक है, फिर तीसरी जोड़ी हो जाएगी C कॉमा R। इसके अलावा तो और कोई जोड़ी बनेगी नहीं। चलिए अब Q क्रॉस P, इसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेते हैं। अब Q का एलिमेंट हाईलाइट करो और P के एलिमेंट के साथ जोड़ी बनाओ तो R कॉमा A, R कॉमा B, R कॉमा C, ऐसे जोड़ी बनेगी। R कॉमा A, R कॉमा B, R कॉमा C। अच्छा बताना मेरे को, अब ये जो आप ऑर्डर पेयर देख रहे हो P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P में, क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर ये सेम नहीं है, तो कंक्लूजन क्या हुआ? दिस प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने। अब ये सवाल इतना भी आसान नहीं है क्योंकि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B यूनियन C आपको फाइंड करना है, तो सेट्स की भी मदद चाहिए और फिर ये जो चैप्टर 2 है इसकी भी मदद चाहिए। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब ये सवाल बनेगा। ठीक है, वैसे इतना भी टफ नहीं है, बस दो कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर है। ध्यान से देखना, सेट A B C आपके पास है और हमको करना है सबसे पहले तो B इंटरसेक्शन C। ठीक है, सोल्यूशन पर आते हैं और फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करना है तो स्टेप 1 है B इंटरसेक्शन C निकालो। तो B इंटरसेक्शन C तो कॉमननेस है ना, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक ही एलिमेंट कॉमन है जो है 4। चलिए अब ये क्या जानना चाहते हैं हमसे जानना चाहते हैं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C कितना होगा। तो देखो बेसिकली A के पास है 1 2 3 एलिमेंट और इसका करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ 4। तो जोड़ी बनानी है 1 4 के साथ, 2 4 के साथ, 3 4 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1 4, फिर है 2 4, फिर है 3 4, डन एंड डस्टेड। ईजी था, ये था फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड पर। ये B यूनियन C फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, यानी दोस्त बनाते हुए चलना है। सो 3 4 5 6 ये होगा हमारा B यूनियन C। सो अब जो सेकंड चीज़ हमको फाइंड करनी है उसमें पहला स्टेप है कि B यूनियन C हमको चाहिए जो होगा 3 4 5 6। अब हमसे फाइंड करने के लिए कह रहे हैं A क्रॉस B यूनियन C, राइट। A के अंदर थे एलिमेंट्स 1 2 3, क्रॉस करना है B यूनियन C यानी 3 4 5 6। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ज़्यादा जोड़ी बनेगी क्योंकि 3 इंटू 4 यानी कितना होगा? 12 पेयर्स बनेंगे। अब 12 पेयर्स बनाने हैं तो संभल करके, तो A के एलिमेंट्स हाईलाइट कर लो और फिर जितनी जोड़ी बन सकती है उतनी सारी जोड़ी बनाओ, राइट। तो 1 से स्टार्ट करते, तो 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये 4 जोड़ी बनाएगा। 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ठीक है। फिर ये 2 जो है अगेन ये भी 4 जोड़ी बनाएगा, राइट।
सो इसकी भी जोड़ी बनाओ 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, राइट। फिर जो 3 है ये भी 4 जोड़ी बनाएगा, तो इसकी भी 4 जोड़ी बनाओ। ओके, सो 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, इस प्रकार से आपकी हो जाती है 12 जोड़ी समाप्त। तो मुझे लगता है सारा का सारा जो पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर कैसे फाइंड करना है, ये आपको समझ में आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बढ़िया था कंपेयर टू दी प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले स्पेशल क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ P इज इक्वल टू 1,2 फॉर्म P क्रॉस P क्रॉस P। अब तक तो 2 सेट के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट था, अब ये 3 हो गया, सर जी क्या करें? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है ना। पहले इन 2 को करो, फिर इसका जो आंसर आएगा वो क्रॉस करना है इसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे P क्रॉस P, वो कितना होगा? P क्रॉस P अगर करना है तो P के पास एलिमेंट है 1,2, ये क्रॉस हो जाएगा 1,2 से। और जो मैंने कंसेप्ट दिया था वैसे ही जाना है, हाईलाइट करो जोड़ी बनाओ, हाईलाइट करो जोड़ी बनाओ। सो 1,1, 1,2, उसके बाद है हाईलाइट करो जोड़ी बनाओ, हाईलाइट करो जोड़ी बनाओ। ये लो, ये आ गया, ये P क्रॉस P आ गया। बट हमको क्या चाहिए? P क्रॉस P क्रॉस P चाहिए। अब ये देखो P क्रॉस P, इसका एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है सर? ये दिखाई दे रहा है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। अब इसको आप कह रहे हो कि क्रॉस करना है 1, 2 के साथ, ये कैसे करें? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी सुलझाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था वैसे ही करना है। क्या कहा था मैंने? इसको हाईलाइट करो, इसकी जोड़ी बनाओ, दूसरा जितना भी सेट का एलिमेंट दिखाई दे रहा है सभी के साथ जोड़ी बनाओ। तो ये जो जोड़ी बन रही है सर जी, 1, 1 के बाद 1, फिर 1, 1 के बाद 2। सिमिलरली इसको देखो, जोड़ी बनाओ, हाईलाइट करो जोड़ी बनाओ, 1, 2, 1, 1, 2, 2, करेक्ट है। फिर क्या है? 2, 1, 1, 2, 1, 2। अब तो आप सीख चुके हो, 2, 2, 1, 2, 2, 2, डन। और ये होना भी चाहिए ना कि इनके पास 4 एलिमेंट्स है और इनके पास है 2, सो 4 2s are 8, 8 आपका आंसर है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें अब क्रिस्टल क्लियर है। कैसे भी क्वेश्चन पूछने दो, अगर ये टेक्निक आपने पढ़ी है तो सारे सवाल बना लोगे। चलिए थोड़ा सा थियरी क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ़ R इज दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, What do the Cartesian products R क्रॉस R and R क्रॉस R represents? तो ऐसा सवाल अभी अभी हमने किया है, चलिए देख लेते हैं। अगर हम R क्रॉस R फाइंड करें तो ये ऑर्डर्ड पेयर x, y की तरह होगा, जहाँ पर हम कहेंगे दैट x, y जो है वो रियल नंबर जितने भी है ना, सारे के सारे रियल नंबर लेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो कुछ ऐसा हो गया ना, x एक्सिस और y एक्सिस सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स तुम कंसीडर कर रहे हो, यानी ये तो पूरा का पूरा 2 डायमेंशनल प्लेन कंसीडर कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर कंक्लूजन क्या होगा? ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है R क्रॉस R वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारा का सारा ऑल पॉइंट्स इन 2 डायमेंशन स्पेस, डायमेंशनल स्पेस। और वही अगर हम बात करें R क्रॉस R की, तो क्या होगा? तो यहाँ पर पेयर बनेगा x, y, z, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा, जहाँ पर x, y, z, इसमें क्या होगा? इसमें सर जी सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे ना। अगर सारे के सारे रियल नंबर होंगे तो अब 3 एक्सिस आ गई x, y, z, तो ये तो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करेगा 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी को मैं कॉपी करना चाहता हूँ और 2 के जगह 3 कर देंगे R क्रॉस R, जिसमें x, y, z ये 3 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। और अगर सारे के सारे पॉइंट्स रियल एक्सिस के अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो फिर पूरा का पूरा 3D फिगर कैप्चर हो जाएगा, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस कैप्चर करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। A क्रॉस B पहले से दे दिया है, अब उल्टा पूछ रहे हैं सेट A एंड सेट B बताओ क्या होगा। ईजी है, सेट A एंड सेट B चाहिए। सेट A क्या होगा और सेट B क्या होगा? तो ये जो पहले एलिमेंट्स है, ये पहले एलिमेंट्स सेट A के है, रिपीटिशन नहीं करना है, जो यूनिक एलिमेंट्स है वही लिखना है। तो P और M यूनिक दिख रहे हैं तो P और M लिखो। और सेट B जो है वो बाद में है ना, A क्रॉस B में B बाद में है, तो ये Q R ये बाद में। तो आप देख सकते हो Q R यही यूनिक है, सो Q R ये एलिमेंट्स सेट B के रहेंगे। तो मुझे लगता है क्रॉस
ए क्रॉस बी दिया है तो कौन पहले कौन बाद में, ये पोजीशन सेंसिटिव जो टॉपिक है आप समझ पा रहे हो। फिर LHS टू RHS पूछ ले, या इस वाले क्वेश्चन में RHS टू LHS पूछा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थियरी क्वेश्चन पूछ ले, वो भी आप समझ गए हो। अगर ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछे P क्रॉस P, तो वो कैसे सॉल्व करना है वो भी आप समझ गए, ठीक है। सेट कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी ये ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है, तो अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय। वेलकम टू 2.3 रिलेशंस। अब रिलेशन यानी क्या, संबंध, और संबंध हमेशा दो चीज़ों के बीच में होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी है तो आप क्या चूज़ करोगे, आप पानी चूज़ करोगे। अब कंडीशन चेंज कर देता हूँ कि आपको भूख लगी है, तो अब आप क्या सिलेक्ट करोगे, क्या पानी सिलेक्ट करोगे, नहीं, आप खाना सिलेक्ट करोगे। चलो एक और बार कंडीशन चेंज कर देता हूँ, आपको थकान महसूस हो रही है तो आप क्या करोगे, आप नींद निकालोगे। तो कंडीशन के हिसाब से आप अपनी मैपिंग करते हो रिक्वायरमेंट के साथ। सेम चीज़ हम मैथ्स में भी करते हैं। अब फोकस कीजिएगा, मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास दो सेट है, उनके बीच में हमें रिलेशनशिप डेवलप करनी है। मान लो मेरे पास है सेट ए जिसके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और सेट बी जिसके पास एलिमेंट्स है 1 2 4 9 10। सेट ए की मदद से हम सेट बी क्रिएट करेंगे, और ये चीज़ दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से एरो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यानी ए से स्टार्ट करेंगे और बी को क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट करने के लिए, संबंध क्रिएट करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन है, सिंबल हम देते हैं R, ठीक है, जिसको ही कहा गया है रिलेशन। और ये जो कंडीशन है, फिलहाल हमारे एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे क्रिएट करते हैं कि R जो कंडीशन है दैट इज A कॉमा B हमारा आंसर, जहाँ पर A इज बिलोंगिंग टू दी सेट A और एलिमेंट B बिलोंग्स टू दी सेट B, और कंडीशन है A² शुड बी इक्वल टू B। अब ये जो कंडीशन मैच करने वाले आंसर्स है वो आप क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ए की मदद से हम बी को क्रिएट करेंगे, इसलिए इस प्रकार से एरो बनाया था, क्योंकि अगर आपको बी की मदद से ए क्रिएट करना होता ना तो आप एरो इस प्रकार से बनाते, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन किसको बना रहा है, ए की मदद से बी या बी की मदद से ए, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये कंडीशन मैच करने वाले जो आंसर्स है वो हमें खोजने हैं। सो 1² इज़ 1, तो क्या आपको मिल रहा है 1² इज़ 1? यस सर जी, ये देखो। अच्छा, फिर 1² कहीं और से मैच कर रहा है 2 4 9 10? नहीं, तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब 2 पर आते हैं। 2² इज़ 4, कहीं मैचिंग दिख रहा है? यस, 2² इज़ 4 यहाँ पर है। 3² इज़ 9, कहीं मैचिंग दिख रहा है? जहाँ पर मैच कर रहा है तो उसको मैप कर दो, ठीक है, कि 3 और 9 को मैंने इस प्रकार से मैप किया, और ये चीज़ क्या दर्शाता है, ये चीज़ दर्शाता है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 3² करोगे तो 9 मिलेगा, और ये चीज़ हमको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। वैसे हर एक चीज़ सेटिस्फाई हो ये ज़रूरी भी नहीं है। जैसे 4² करूँ तो ये 16 होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं है 16। 5² करूँ तो 25, कहीं पर भी नहीं है 25। तो ये एलिमेंट्स छूट गए, ठीक है। तो मुझे लगता है फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया कि रिलेशन ये दो सेट के बीच में होता है, और उनमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन चेंज होती रहती है, जैसे हमने इस प्रकार से कंडीशन बनाई, और जैसे कंडीशन बनाओगे वैसी मैपिंग आपको दिखाई देगी। और ये जो मैंने यहाँ पर कंडीशन क्रिएट किया है, ये मैंने किया है इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन क्रिएट किया है, जिसका रिजल्ट आपने डायग्राम फॉर्म में तो देख लिया, पर अगर आप इस डायग्राम को लिखना चाहो इन दी रोस्टर फॉर्म तो उसको लिख सकते हो। इन दी रोस्टर फॉर्म हमारा आंसर कैसा दिखाई पड़ रहा है? हमारा आंसर कुछ यूँ दिखाई पड़ रहा है कि आर जो है वो क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है, A, B, ये हमारा आंसर का टाइप है, स्टाइल है। और जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 1, 1, एक ये हो गया, दूसरा हो गया 2, 4, और तीसरा हो गया 3, 9, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो 1² इज़ 1, 2² इज़ 4, 3² इज़ 9, यही तो आपकी कंडीशन थी। तो ये हमारा आंसर स्टाइल हो गया। तो मुझे लगता है इतनी बात क्लियर है कि सिंबल क्या होता है, एरो डायग्राम कैसे बनाना है, यहाँ पर मैंने आपको एरो डायग्राम कैसे क्रिएट करना है ये समझाया था, और रिलेशनशिप में कौन किसको देख रहा है ये सुपर इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि R इज़ मैपिंग A टू B, ठीक है। R किसको मैप कर रहा है? A को B से मैप कर रहा है। R हमारी कंडीशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जो है इमेजेस एंड प्री इमेजेस।
देखो कहानी वही है, रिलेशनशिप की कहानी है कि सेट ए हमारे पास है, सेट बी है, सेट ए के पास एलिमेंट्स है, सेट बी के पास एलिमेंट्स है, ए को हम बी से मैप कर रहे हैं। कैसे पता चला? ये एरो से, कि क्या बता रहा है, ए से स्टार्ट किया है, बी पर खत्म किया है। सो रिलेशनशिप कैसा होगा? आर इज टू ए मैप्स टू बी। ठीक है, चल अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? अगेन कंडीशन वही रखा है मैंने, ए स्क्वायर इज बी, और आप देख सकते हो 1 स्क्वायर इज 1, यहाँ पर मैप हो गया। और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो वो अगेन इसको मैप किया। 0 स्क्वायर 0 होता है, ये इसको मैप किया। 2 स्क्वायर 4 होता है, तो इसने मैप किया। -2 का स्क्वायर इज 4, इसको मैप किया। 3 स्क्वायर इज 9, कहीं पर है नहीं, तो ये बेचारा छूट गया। अब प्री इमेजेस एंड इमेजेस क्या होता है? देखो, प्री इमेजेस आपका हमेशा लेफ्ट साइड होगा। किस चीज़ का लेफ्ट साइड होगा? जब आप लिखते हो कि रिलेशनशिप होने वाली है ए सेट और बी सेट के बीच में, और ए से शुरुआत करेंगे, बी पर ख़त्म करेंगे, है ना, तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ से आपको मिलती है प्री इमेजेस। ठीक है, इमेजेस कहाँ से मिलती है? राइट साइड से मिलती है, यानी सेट बी से इमेजेस मिलती है। अब नोट कीजिएगा कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स प्री इमेजेस नहीं होते। ठीक है, नेसेसरी नहीं है। सिमिलरली सेट बी के सारे एलिमेंट्स इमेजेस हो जाए, ये भी नेसेसरी नहीं है। तो सर जी कौन से एलिमेंट्स प्री इमेजेस कहलाएंगे, कौन से एलिमेंट्स इमेजेस कहलाएंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? जो रिलेशनशिप में है उन्हीं को इजाज़त है प्री इमेजेस एंड इमेजेस बनने की, जो रिलेशनशिप में नहीं है उनको कोई इजाज़त नहीं है। तो अब अगर आप समझ चुके हो प्री इमेजेस एंड इमेजेस, बताना फिर कि प्री इमेज इस वाले डायग्राम में कौन होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट कौन सा है? सेट ए। तो कौन से एलिमेंट्स पर फोकस करना है? इन एलिमेंट्स पर फोकस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप में है वही प्री इमेजेस कहलाएंगे। तो आप कहोगे कि सर देखो 1 स्क्वायर इज़ 1, ये इमेज में है क्योंकि यहाँ से एक एरो बन रही है। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप में है। और -1 का स्क्वायर भी 1 है, ये भी एक रिलेशनशिप में है। 0 स्क्वायर इज 0, ये भी एक रिलेशनशिप में है। 2 के इसमें से एरो बना है, ये भी रिलेशनशिप में है। -2 से एरो बना है, ये भी रिलेशनशिप है। पर 3 से कोई एरो नहीं बना है, ये कोई रिलेशनशिप में नहीं है फिलहाल। हेंस ये हमारा प्री इमेज नहीं कहलाएगा। तो हमारा प्री इमेज कौन कौन हो गया जो मैंने मार्क किया है? 1 -1 0 2 -2। इमेजेस कौन होंगे? अब ईजी है, ये चीज़ जो है ये रिलेशनशिप में है, 2 हमारा रिलेशनशिप में नहीं है, 0 रिलेशनशिप में है, 3 कोई रिलेशनशिप में नहीं है, 4 हमारा रिलेशनशिप में है। तो जो रिलेशनशिप में है राइट हैंड साइड में वो हमारे इमेजेस है। तो आंसर हो गया 1 0 4। ईजी था, तो बहुत ही ईजी है प्री इमेजेस एंड इमेजेस को पहचानना। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये 3 टर्म है जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। सो डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। प्री इमेजेस क्या है निकालना आपने सीख लिया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दी सेट, और जो रिलेशनशिप में है वो हमारे प्री इमेजेस में आते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस को क्या कहते हैं? हम डोमेन कहते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? अब से डोमेन कहेंगे। नेक्स्ट है रेंज, सेट ऑफ ऑल इमेजेस आर नोन एज रेंज। तो ये जो हमने निकाला है यहाँ पर, ये हमारा क्या है? रेंज। अब एक नया टर्म आया है कोडोमेन। कोडोमेन है ना, रिलेशनशिप में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो राइट हैंड साइड में सेट है यानी सेट बी, उसका कंप्लीट सेट हमारा कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कोडोमेन कौन होगा, 1 2 0 3 4, ये पूरा का पूरा कोडोमेन होगा। तो वही एग्जाम्पल है, प्रीवियस वाला एग्जाम्पल जो आप यहाँ पर देख सकते हो। हम डोमेन, रेंज, कोडोमेन को फिल करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि डोमेन ऑफ आर क्या होगा? ऑल दी प्री इमेजेस जो रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पर 1 -1 0 2 -2 ये हमारा आंसर हो गया। सो 1 -1 0 2 -2 हमारा आंसर। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो राइट हैंड साइड में जो सेट है जो संबंध में है उसको टिक करो, उसको मार्क करो, जो संबंध में नहीं है उसको छोड़ दो। सो 1 0 4। अच्छा, कोडोमेन क्या है? सेट बी राइट हैंड साइड में जो है वो पूरा का पूरा एलिमेंट आपको कॉपी करना है, यही है आपका कोडोमेन। सो 1 2 0 3 4 इज द आंसर। ईजी था। अब यहाँ पर आपने इंटरेस्टिंग बात नोट की होगी कि रेंज और कोडोमेन ये दोनों राइट हैंड साइड वाले सेट से आए हैं। ठीक है, रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया, दोनों राइट हैंड साइड वाले सेट से आए हैं। पर रेंज कभी कोडोमेन पूरा हो सकता है तो कभी उससे कम होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो रिलेशनशिप जो है, रेंज इज अ सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। नोट करने वाली बात है, क्योंकि रेंज क्या है? एक स्पेसिफिक एलिमेंट है जो संबंध में है। ठीक है, जो संबंध में नहीं है वो रेंज नहीं होगा।
ओके। दूसरा आपने ये भी नोट किया होगा कि R/A मैप्स B जब होता है तो उसके बहुत सारे आंसर्स निकलते हैं इस प्रकार से, ये देखो A, B वाले आंसर्स निकलते हैं 1,1, 2,4, 3,9, करेक्ट है। जब ऐसे आंसर निकलते हैं तो आपने नोट किया होगा कि 2.2 में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स देखा था, A क्रॉस B कैसे निकालना है। तो जितना A क्रॉस B में आंसर आता है उतना पूरा का पूरा हमारे इस R/A/B में नहीं आता है, ठीक है। उसमें से कुछ हिस्सा आता है, इसलिए वो सबसेट है। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन A to B इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A क्रॉस B। ईजी है ना। चल आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। n ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A अगर P है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B अगर Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B होगा P इंटू Q। ठीक है, ये तो इजी है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। पर यहाँ पर नया क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप जो है ना वो होगा 2 का पावर P इंटू Q। ओके, ये याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आ जाता है। चलो इसी के साथ कॉन्सेप्चुअल कहानी खत्म होती है। अब टेस्ट होगा आपका, क्या आपने चीज़ों को सही ढंग से समझा है या नहीं। एग्जाम्पल 1 आपके सामने, मेरे पास सेट A है जिसके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A, R इज इक्वल टू ब्रैकेट x, y, जहाँ पर कंडीशन है y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब आपको ये चीज़ जो है ना रिलेशनशिप डायग्राम आपको क्रिएट करना है, एरो डायग्राम, और दूसरा आपको फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R। देखा जाए तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, पर हाँ एक एक करके आपको चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखा कि जो रिलेशन है वो किसके बीच में है, A एंड B सेट नहीं है, यहाँ पर A टू A मैपिंग है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर A टू A मैपिंग है तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, R इज टू A मैपिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड में A क्रिएट करेंगे, राइट हैंड साइड में भी A क्रिएट करेंगे। A के जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हमको बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर होने वाले हैं। चल, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये सेट A के एलिमेंट्स, सेट B के एलिमेंट्स भी A के ही एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रिलेशनशिप जो है स्टार्ट A से हो रहा है, ख़त्म A पर हो रहा है, ये तो बना दिया। ठीक है, अब कंडीशन के हिसाब से वो एरो की मैपिंग भी कराओ। कंडीशन क्या है, यहाँ पर x जो है वो है आपके 1 2 3 4 5 6, y जो है वो है x प्लस 1। अच्छा, अगर आपकी कंडीशन ये है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, आपको ये क्रिएट करना है, तो जब x हमारा 1 है तो y क्या होगा, 1 प्लस 1 2 होगा। तो ये जब आप चूज़ करोगे तो इससे अगर ये प्री इमेज है तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी 2 की। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार से एरो से मैप कर दिया। अगेन अगर 2 आप सिलेक्ट करोगे तो y क्या होगा, 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मैप करवा दिया। सिमिलरली 3 रहेगा तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 है, बट 7 तो हमारे सेट, ये जो सेट A के एलिमेंट है उसमें तो है ही नहीं, तो वहाँ पर 7 है नहीं, तो फिर ये छूट जाएगा। ठीक है, और हमने जो एरो डायग्राम है अब वो क्रिएट कर लिया है। तो फर्स्ट स्टेप का था आपका एरो डायग्राम क्रिएट करना, तो हमने क्रिएट कर लिया है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपको सारे टर्म्स निकालने हैं। वो टर्म्स क्या है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलिए अब उसको खोजते हैं। सेकेंड है हमको निकालना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो एक एक करके करते हैं, ईजी है। डोमेन कहाँ से मिलता है, रेंज कहाँ से मिलता है, कोडोमेन कहाँ से मिलता है। सबसे ईजी क्या है, कोडोमेन। क्या होता है, राइट साइड के जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे लिखने हैं, तो ठीक है लिख देते हैं जी, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर कोडोमेन होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रेंज क्या होता है, राइट हैंड साइड में जो संबंध में है वो सारे के सारे रेंज में आएंगे। देखो 1 संबंध में नहीं है वो नहीं आएगा, बाकी सब 2 3 4 5 6, देखो इस पर सब तीर चल रहे हैं, है ना, तीर लगे हुए हैं, तो ये सारे के सारे संबंध में है, तो हम इसको लिख देंगे। तो 2 3 4 5 6। कोडोमेन कौन है, लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट जो संबंध में है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये सब संबंध में है। 6 जो है वो रिलेशनशिप में नहीं है, तो उसको नहीं काउंट करेंगे, बाकी सारे के सारे हम लिख देंगे। सो 1 2 3 4 5
बस इतना ही था, 6 तो नहीं था। तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन आपको पता चल चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। सेट ए के पास 2 एलिमेंट, सेट बी के पास 2 एलिमेंट, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ईजी है, अभी क्या समझा था मैंने, फॉर्मूला है 2 का पावर p इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमारा p होता है, जो यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b q होता है, और यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना होगा, p इंटू क्यू, 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा, राइट। अब वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स पूछ रहे हैं, सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b is equal to 2 का पावर p इंटू क्यू, सो 2 का पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो एक्चुअली क्या है 16 है। तो मुझे लगता है आपको सारी की सारी कहानी समझ में आ चुकी है ऑफ 2.3। तो ये था आपका रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन, और फंक्शन होता है स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। अब क्या स्पेशल होगा वो जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। वेलकम टू 2.4 फंक्शंस। सबसे पहला सवाल, ये फंक्शंस होते क्या है। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर मैंने ढेरों सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद वो आइकन्स में तब्दील हो जाते हैं, और आपके स्क्रीन पर कुछ आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि हर एक आइकन का एक मकसद है। क्रोम पर क्लिक करोगे तो सर्चिंग में मदद होती है, क्लॉक पर क्लिक करोगे तो समय देखना हो या स्टॉपवॉच चलाना हो उसमें मदद होती है। अगर जीमेल पर क्लिक करते हो तो मेल रेफर करने में मदद हो जाती है ना। ऐसा कोई भी आइकन है जिस पर क्लिक करो और कोई एक्शन ना हो? नहीं सर जी, ऐसा कोई भी आइकन नहीं है। तो इन आइकन्स को ही मैं कहूँगा इनपुट, और इनके एक्शंस को ही मैं कहूँगा आउटपुट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर नोट किया सबसे पहले कि हर एक इनपुट पर एक आउटपुट है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक इनपुट है और 2 3 4 आउटपुट निकल रहे हैं। ऐसा होता है क्या कि फ़ोन पर क्लिक किया और फ़ोन भी चले जा रहा है, फेसबुक भी ओपन हो गया, जीमेल भी ओपन हो गया? ऐसा नहीं होता सर जी। कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स कहेंगे होता है सर जी, होता है। अरे मैं जब मोबाइल में वायरस आ गया तब की बात नहीं कर रहा। मोबाइल जब चंगा है, जब नॉर्मल डेज में मोबाइल बढ़िया है, तब की बात कर रहा हूँ। तब ऐसा होता है? नहीं होता। हर एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आता है, 2 3 आउटपुट नहीं आते। अच्छा, दूसरा चीज़ आपने नोट किया कि हर एक आइकन का मकसद है। ऐसा कोई भी आइकन नहीं है जिसका कोई मकसद ना हो। इसका मतलब हर एक इनपुट का एक आउटपुट है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक इनपुट का 0 आउटपुट हो जाए, ठीक है। जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना तो हम फंक्शंस कह सकते हैं। किसको? एक रिलेशनशिप को फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, डेफिनेशन ये है, फंक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो सारे के सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं होते। फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हर एक इनपुट का एक आउटपुट, 2 3 4 आउटपुट नहीं होने चाहिए, और हर एक इनपुट का 0 आउटपुट ना हो, ठीक है। कोई भी इनपुट का 0 आउटपुट ना हो। इनपुट का एक आउटपुट होना ही चाहिए। चलो, अगर ये बात समझ गए एक लेमन टर्म्स में, तो अब मैथ्स पर भी आ जाते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन, फंक्शंस आर दी मैपिंग्स विच मैप्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू गिव अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो आउटपुट हमारा यूनिक होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। कोई भी इनपुट वेकेंट ना हो जाए, कोई भी ऐसा बटन ना छूट जाए जो जिसका कोई आउटपुट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे वो चीज़ एक फंक्शन है, वो एक रिलेशन फंक्शन कहलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल पर आते हैं। सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स है, 1 -1 1 2। सेट बी के पास 3 एलिमेंट्स है, 1 4 16। मैपिंग यहाँ पर कर रखी है, और जो कंडीशन है वो कंडीशन है y = x²। ए को बी से मैप कर रहे हैं। एफ ये फंक्शन का सिंबल है जो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर है ना, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये y = x² कुछ समझ में नहीं आया। देखो, x इज़ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, y इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा x इज़ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, y इज़ द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। और यहाँ पर x और y कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं दैट y = x², ठीक है। ये कंडीशन से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो, जब x 1 था तो 1² = 1, तो इस प्रकार से हमने मैप किया। जब x -1 था तो -1 का स्क्वायर 1, इस प्रकार से मैप किया। 2 जब x है तो 2² = 4, तो इस प्रकार से मैप किया, और कहानी खत्म हो गई। तो जो मैंने आपको लेमन टर्म्स में 2 पॉइंट्स दिए थे ना, वो 2 पॉइंट्स यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। पहला पॉइंट, हर एक इनपुट का एक आउटपुट है। 1 इनपुट
तो यहाँ पर 1 आउटपुट, -1 इनपुट दिया तो 1 आउटपुट आया, 2 इनपुट दिया तो 4 आउटपुट आया। एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर देखो आउटपुट तो सेम है। हाँ, उसमें क्या हो गया, आउटपुट सेम हो सकता है, जैसे होटल के रूम्स में नहीं होता है कि 2 बेड लगी हुई है, आप लेफ्ट बेड में हो, आपका दोस्त राइट बेड में है, दोनों के पास बटन दिया है और है ना वो दोनों बटन एक ही आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर अगर आपने क्लिक किया तो लाइट चल रही है, वहाँ से भी क्लिक किया तो वही लाइट चलती है या बंद होती है। तो ऐसा होता है ना कई बार, एक स्पेशल 5 स्टार रूम्स में ऐसा होता है। हाँ, तो एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, बट है ना वहाँ पर अगर आपने एक बटन क्लिक किया तो लाइट ही चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि दरवाज़ा भी ओपन हो रहा है, एसी भी चल रहा है, ठीक है, और सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं होता। एक बटन का एक ही आउटपुट, वहाँ पर भी एक बटन का एक ही आउटपुट। तो एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, जो हो रहा था। दूसरी बात, हर एक इनपुट का आउटपुट है। कोई इनपुट ऐसा नहीं है कि इनपुट तो है बट उसका कोई मैपिंग नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। जब ये 2 चीज़ हो गई तो हम कहेंगे ये फंक्शन है। जब ये 2 चीज़ नहीं होती है या कोई चीज़ छूट जाती है फिर वो फंक्शन नहीं होता। अब अगर आप ये डेफिनेशन समझ चुके हो ना, तो आपके लिए एक टेस्ट है, आइडेंटिफाई विच आर दी फंक्शंस अमंग द फॉलोइंग। एग्जाम्पल 1, क्या ये फंक्शन है या नहीं। सर जी देखा जाए तो सबसे पहले ये सेट ए है, इसकी मैपिंग हो रखी है सेट बी से, और मैपिंग है ना कुछ इस प्रकार है कि एक इनपुट का एक आउटपुट यस, एक इनपुट का एक आउटपुट यस, बट इस इनपुट का कोई आउटपुट नहीं। आपने कहा था जब ऐसा हो जाए कि एक इनपुट का कोई आउटपुट नहीं तो ये फंक्शन नहीं कहलाया जा सकता, हेंस ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। इजी। चलो एग्जाम्पल 2 को देखो। ए और बी सेट, इनकी मैपिंग हो रखी है, ठीक है, और ये रिलेशनशिप में है इस प्रकार से। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक इनपुट और 2 आउटपुट, ये देखो ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, यानी मैंने एक बटन क्लिक किया, पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहा है, ऐसे 2 आउटपुट कैसे आ गया। अगर ऐसा आ गया तो यार ये तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अगर कमरे दे दिए तो फिर कस्टमर हमारा सर पीटेंगे कि कैसे रूम में बिठा दिए, कि हमने टीवी का बटन चलाया तो फिर सब चलने लग गया यहाँ पर, है ना, पूरी दुनिया हिलने लग गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा फिर फंक्शन नहीं होगा फिर, ठीक है। फंक्शन होने के लिए वो 2 कंडीशन नेसेसरी है। कौन सी 2 कंडीशन, एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट और हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए जी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ये है सेट ए सेट बी, इस प्रकार से संबंध में है, ठीक है। ये जो रिलेशन है क्या इसको फंक्शन कह सकते हैं। सर 1, एक इनपुट एक ही आउटपुट है ए, 2 का एक ही आउटपुट है ए, 3 का एक ही आउटपुट है ए, तो हर एक इनपुट का एक आउटपुट और कोई भी इनपुट छूटा नहीं है, सभी इनपुट के कुछ ना कुछ आउटपुट है, तो यस दिस इज अ फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, सेट ए है सेट बी है, इस प्रकार से संबंध में है। 1 का आउटपुट है ए, 2 इनपुट का आउटपुट है बी, 3 का आउटपुट है सी, हर एक इनपुट का एक आउटपुट और कोई भी इनपुट छूटा नहीं है, सो यस दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो मुझे लगता है फंक्शन आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपने नोट किया होगा कि 4 के चारों रिलेशन है, पर इन 4 रिलेशंस में से सिर्फ 2 ही फंक्शन है, ठीक है। सो मैं इस प्रकार से अब कहना चाहूँगा दैट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। देखो ये चारों रिलेशन में है बट दे आर नॉट ऑल ऑफ देम आर फंक्शन, ओनली 2 वर देम इन द फंक्शन, सो ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। दूसरी बात, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, दैट इज ट्रू, है ना, क्योंकि ये बच्चा जो है वो पेरेंट से ही तो आया है, ये फंक्शन क्या एक बच्चा है जो पेरेंट से आया है ना। सो ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, ये तो ईजी है समझना। चलिए अब थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में जाते हैं। फंक्शन को मैं कहता हूँ एक सिस्टम। कैसा सिस्टम है कि x इनपुट मिलता है और y आउटपुट आता है, ऐसे ही होता है ना। जैसे यहाँ पर देखा था आपने, सेट ए के एलिमेंट्स को मैंने x ट्रीट किया था, सेट बी के एलिमेंट्स को मैंने y ट्रीट किया था, और क्या हुआ था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे हमने मैपिंग कराई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन एक कंडीशन रखता है जो बेसिकली x इनपुट लेता है, y आउटपुट हमें देता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अब देखो ये y को कभी कभी है ना एग्जामिनर f ऑफ x भी कहते हैं, तो इस चीज़ का नोट करना, ये एक सिंबलिक वर्जन है, y कहो या f ऑफ x दोनों चल जाएगा। अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो मैं इसमें से इनपुट किसको कहूँगा, आउटपुट किसको कहूँगा। तो स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये देखो ये इनपुट है, नहीं जी, ये पूरा का पूरा तो f ऑफ x है और f ऑफ x हमारा आउटपुट है, तो आउटपुट कौन हुआ, आउटपुट हुआ एक्स क्यूब। तो इनपुट क्या हुआ, ये वेरिएबल x है ना, ये हमारा इनपुट हुआ, आउटपुट क्या हुआ एक्स क्यूब, ठीक है। ये बात समझ में आ गई पहली चीज़। चलो अब ये चीज़ समझ में आ गई तो अब ध्यान से देखना कि कैसे कहानी बढ़ेगी। कि अगर मैं x को नंबर लाइन
कंसिडर करो, ये पूरा का पूरा नंबर लाइन है, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी सारे के सारे वैल्यूज़ आप कंसिडर कर सकते हो। सो फॉर नाउ जो मैं वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ वो वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ कि x हमारा है -1। सो एफ ऑफ एक्स कितना होगा, -1 का क्यूब जो होगा -1, ठीक है जी। अब x को मैं 0 लेता हूँ तो 0 क्यूब कितना होगा, 0 होगा। अब मैं x को लेता हूँ 1 तो 1 क्यूब कितना होगा, 1। फ्रैक्शन में भी लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं फ्रैक्शन में लूँगा 1.5, ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 1.5 का क्यूब, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो आप देख सकते हो, अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, एक ही है ना, हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, तो ये फंक्शन है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई इसमें पूछे कि डोमेन और रेंज बताओ, तो डोमेन कहाँ से आता है, डोमेन याद रखना R/A मैप्स टू B। डोमेन कहाँ से आता है, डोमेन यहाँ से आता है। रेंज कहाँ से आता है, राइट हैंड साइड से, और वो क्या होते हैं, A के प्री इमेजेस, B का इमेजेस, यानी जो संबंध में है वही एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो आपने नोट किया होगा दैट जो x है वो हमारा सेट A का एलिमेंट है, जो f ऑफ x है वो सेट B का एलिमेंट है। तो A तो पूरा का पूरा रियल एक्सिस ले रहा है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और सभी संबंध में जा रहे हैं ना, हाँ सभी संबंध में जा रहे हैं सर जी। अगर ऐसी बात है तो डोमेन में मैं कहूँगा कि -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी सारा का सारा हमारा रिलेशन में जा रहा है, तो ये डोमेन का रेंज हो गया, और ये एक्चुअली है हमारा रियल एक्सिस, तो मैं R लिख देता हूँ, ठीक है। चलो रेंज क्या है, अगेन आप देखोगे तो रेंज अगेन वो है कि जो आपका अब सेट बी है ना, ये कैसा है, ये सेट ए है। अब सेट बी पर फोकस करना, सेट बी पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो अगेन सारे के सारे जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ना, सारे के सारे आउटपुट्स आपको आ रहे हैं, यानी सारे वैल्यूज़ आ रहे हैं। हैंस हम कहेंगे कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ना उसके अंदर भी -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी सारे वैल्यूज़ आ रहे हैं आफ्टर डूइंग दी सब्स्टिट्यूशंस, एंड हैंस ये भी हमारा रियल एक्सिस है। तो ईजी था डोमेन रेंज आइडेंटिफाई करना, इन चीज़ों को समझना, कौन है इनपुट कौन है आउटपुट। तो इसको है ना अब हम ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से नोट करना, कौन था हमारा इनपुट, ये था हमारा इनपुट, कौन था आउटपुट, ये था हमारा आउटपुट। तो एक्स एक्सिस पर है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम इनपुट को डिनोट करते हैं, वर्टिकल लाइन में हम आउटपुट को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखना ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज ग्राफ ऑफ द फंक्शन। जैसे मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन में हम क्या डिनोट करेंगे, एक्स की वैल्यूज यानी इनपुट की वैल्यूज, वर्टिकल लाइन में हम क्या डिनोट करेंगे, y की वैल्यूज यानी आउटपुट की वैल्यूज, ठीक है। और y कैसे आता है, y एक डिपेंडेंट कहानी है ना, y की खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। y का अस्तित्व तब आता है जब वो एक कंडीशन से निकलता है। वो कंडीशन क्या थी हमारे प्रीवियस इसमें, y इज़ x3, और x जो है वो इंडिपेंडेंट है, x किसी से पूछता परखता नहीं है, जो मन में आए वो वैल्यूज़ लेता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जो मन में आए वो लेता है। बट y कैसा है, y डिपेंडेंट है, जो x कहेगा है ना उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अगर x 0 कहता है तो y 0 क्यूब बनता है, अगर x कहता है 10 तो y बनता है 10 क्यूब, ठीक है। तो x इंडिपेंडेंट था और y हमारा डिपेंडेंट है, और उसकी मदद से हम ये प्लॉटिंग करते हैं। तो मुझे लगता है ये कहानी क्लियर है। जब x 0 y0 ये रहा, जब x1 y1 इस प्रकार से ये रहा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब x -1 y -1 ये रहा। सारे पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ऐसा हमारा ग्राफ क्रिएट होता है। इजी। तो ग्राफ कैसे बनाना है ये समझ में आ गया। चलिए तो अब कुछ स्पेशल ग्राफ्स को समझते हैं, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले है आइडेंटिटी फंक्शन जो है y = x, यानी इसमें तो बहुत सिंपल है। अगेन x क्या ले सकता है, x कोई भी वैल्यू ले सकता है क्योंकि x हमारा इंडिपेंडेंट है, y बेचारा डिपेंडेंट है, और y कैसा है, जैसा x कहे वैसा। यहाँ पर क्या है, y = x। तो अगर हम ध्यान से देखें तो x तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी सारा का सारा रेंज ले सकता है, ठीक है, मतलब सारा का सारा वैल्यू ले सकता है। और जो आउटपुट आएगा देखो x0 y0 ये रहा, फिर बाद में x जब 1 है y भी 1 है तो ये रहा, जब x -1 है तो y भी -1 है तो ये रहा वो पॉइंट। अगर ऐसे सारे पॉइंट्स को जोड़ने लगो ना तो एक स्ट्रेट लाइन
यहाँ पर बन जाती है। यही ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू एक्स का। और अगर आप ध्यान से देखो ये जो y है, अगर इसके वैल्यूज़ में आपसे पूछूँ तो आप अगेन कहोगे ना सर ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा का पूरा है, क्योंकि ये जो लाइन है ना वो पूरी की पूरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चल रही है, तो सारी की सारी वैल्यूज़ कंसिडर हो रही है। तो रेंज के अंदर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि रेंज आता है y से, डोमेन कहाँ से आता है, x के वैल्यूज से। ये क्लियर है ना, अभी तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ को समझते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन, यानी y इज इक्वल टू सी। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या कहता है कि x की जो मर्जी वो कंसिडर करें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बट जो y है वो टच से मस नहीं होगा, y जो है एक ही पॉइंट पर अड़ा रहेगा। ये इसका मतलब मान लो कि वो c जो है फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ 1, ठीक है, ये है y इज इक्वल टू 1 का पॉइंट। तो इससे होगा क्या, अब x 0 ले लो तब भी 1 है, x 1 ले लो तब भी 1 है, x कुछ भी ले लो 0.5 तब भी 1 है, x2 ले लो तब भी 1 है ना, अगर तब भी 1 है, हर एक जगह पर 1 है, हर एक जगह पर 1 है। तो क्या आप देख पा रहे हो ग्राफ कैसा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ना वो कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन का। तो अगर अब यहाँ पर मैं आपसे डोमेन और रेंज पूछूँ तो क्या होगा, देखो डोमेन x से आता है, x तो हमारा मस्त मगन, वो कहता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सारा का सारा मैं लूँगा, यानी बेसिकली है रियल एक्सिस। बट जो रेंज है वो आता है y से, तो y तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा थोड़ी ना है, y क्या है, बस एक वैल्यू, एक ही एलिमेंट 1 लेकर बैठा है, तो हम कहेंगे रेंज जो है वो जस्ट है 1 फॉर आवर एग्जाम्पल। अगर इन जनरल आप यहाँ पर देखो तो हम कहेंगे c है, ठीक है, इन जनरल हम कहेंगे c है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल को समझते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स का पावर n। नोट करने वाली बात है, सारे के सारे ऐसे है ना इक्वेशंस पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होते, क्योंकि वो होने के लिए सबसे पहला कंडीशन n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये है कि ये है पॉजिटिव इंटीजर, जीरो भी हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो पॉजिटिव या मैं लिखता हूँ ज़ीरो, है ना, ये कंसिडर कर सकता है, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ए नॉट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन, ये सारे के सारे रियल होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, तब हम कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। अब चलो, अगर ये डेफिनेशन आप समझ चुके हो ना, तो अब मेरे को बताना ये चार में से कौन है पॉलिनोमियल और कौन नहीं है पॉलिनोमियल। तो सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर देखो वो कंडीशन से मैच हो रहे हैं, सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल। गलत बात, ये वाला आपका पॉलिनोमियल है, ये वाला भी आपका पॉलिनोमियल है, बट नीचे वाले दो हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव चलेगा, जीरो चलेगा, पर इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं। और यहाँ पर x के पावर में फ्रैक्शन नहीं चलेगा, तो ये क्या कर रहे हैं, x के पावर में फ्रैक्शन, ये देखो रूट x यानी x का पावर हाफ, तो फ्रैक्शन नहीं चलेंगे, इनके वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। यहाँ पर रूट टू चलेगा, क्योंकि जो ए नॉट ए वन ये जो है ना, ए नॉट ए वन ए टू, ये रियल होने चाहिए, उसमें रूट टू तो रियल ही है, ठीक है, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट ये चल गया ना, बट यहाँ पर x के पावर में फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, तो ये फंस गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल 1 आपके सामने, डिफाइंड द फंक्शन f इज टू r मैप्स टू r बाय y इज इक्वल टू f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग द डेफिनेशन, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। देखो ये एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी में उन्होंने एक टेबल दिया था जो फिल करने के लिए उन्होंने कहा था, वो टेबल मैं भी आपको बता देता हूँ कि क्या उन्होंने दिया था, ठीक है। फिर बाद में आपको डोमेन रेंज बताने और ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो चार चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले तो टेबल फिल करना है। टेबल में उन्होंने दिया था गिने चुने वैल्यूज़, सबसे पहले x उन्होंने दिया था, y आपको खोजना है, y एक्चुअली है x स्क्वायर, ईजी है। देखो उन्होंने दिया था x है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ उन्होंने दिए थे। तो अब बताना मेरे को कि y की वैल्यू क्या होगी। -4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर है 1, 0 स्क्वायर है 0, 1 स्क्वायर है 1, 2 स्क्वायर है 4, 3 स्क्वायर है 9, 4 स्क्वायर है 16, ठीक है। ये बात तो हो गई, ईजी था टेबल फिल करना। अब दूसरी बात,
वो ये जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे ये देखो सर जी यहाँ से यहाँ तक ही है, x से -4 से 4, है ना, और y जो है वो है ये सारे वैल्यूज़। तो रुकिए ज़रा, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, टेबल तो हमने जस्ट आपको रेफरेंस के लिए दिया है, बट यहाँ पर x बिलोंग्स टू r। जब x बिलोंग्स टू r तो आंसर उन्होंने ही दिया है, डोमेन क्या होगा, तो x का तो डोमेन r है, ठीक है, बट रेंज जो है वो आपको खोजना है। चलो अब आते हैं वहाँ पर, फिर ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। तो एक ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से क्लियर हो जाएगा सारी कहानी। चलो मैं नेक्स्ट इसमें ग्राफ बनाता हूँ। तो हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, ये है y एक्सिस, y क्या रिप्रेजेंट करता है, y इज एक्स स्क्वायर, ना। y की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, y क्या करता है, वो x की मदद से कहानी लिखता है। जैसे यहाँ पर क्या है, y इज एक्स स्क्वायर। अब जैसे आपने वैल्यूज़ को देखा, x0 पर y भी 0 है, x1 पर y भी 1 है, x2 पर y है 4, है ना, x3 पर y है 9। तो धीरे धीरे ये कहानी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो रही है, एकदम फास्ट पेस से। देखो 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो इस प्रकार से ऊपर जा रहा है। सिमिलरली इधर से भी -1, -2, -3 अगर ऐसे हम देखें तो ये भी ड्रास्टिकली ऊपर ही जा रहा है, ये भी ऊपर ही जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारी ग्राफ बनेगी, इसी को पैराबोलिक ग्राफ भी कहते हैं। तो मुझे लगता है ग्राफ बनाना तो आप सीख चुके हो कि कैसे हम ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि डोमेन और रेंज बताओ, तो डोमेन तो इजी है, x क्या वैल्यूज़ ले रहा है, -∞ से +∞, सारी वैल्यूज़ वो लेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था x बिलोंग्स टू r, ठीक है। सो डोमेन हमारा रियल एक्सिस हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज तो हम नहीं कह सकते ना कि r है, क्योंकि देखो नेगेटिव वैल्यूज़ तो है नहीं, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो आप कहो कि सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, या फिर आप इस प्रकार से लिखो सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर का आंसर है और जहाँ पर x बिलोंग्स टू r है, ठीक है। तो बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज़ ही रहेगा और इस प्रकार से हमारी आंसर रहेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल बड़ा ईजी था। अब जो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है वो है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। याद रखना, नीचे वाला 0 हो गया तो फिर कैलकुलेटर क्या, इंसान भी मदद नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स बाई 0 कोई भी नहीं बता सकता, ना कैलकुलेटर ना इंसान। जैसे 2/0 कोई नहीं बता सकता, x बाई 0, x³ बाई 0 कोई भी नहीं बता सकता, या आप कहो sin x बाई 0, दे आर नॉट डिफाइंड। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फंक्शन हो जाता है नॉट डिफाइंड। इसलिए वो कह रहे हैं कि फंक्शन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं रैशनल फंक्शन, तो इस प्रकार से हो कि एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 ना हो, ठीक है जी। चलो अगर ऐसी बात है तो अब इस एग्जाम्पल पर आओ और ये सब सॉल्व करो। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज टू आर माइनस 0, यानी 0 नहीं लेगा, ठीक है। मैप्स टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज 1/x, वेयर x बिलोंग्स टू दिस थिंग। आप देख सकते हो 0 को नहीं लेना है, क्योंकि 0 ले लिया तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए 0 को हटा दिया। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अगेन उन्होंने कुछ सैम्पल वैल्यूज़ दिए हैं जो आपको खोजने, फिर डोमेन रेंज बताना है, और फंक्शन जब आप इतना खोज ही रहे हो तो उसको प्लॉट भी कर दो, ये मेरी तरफ से। तो चलिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच भी रहे होंगे कि सर हमेशा ये टेबल बनाने के लिए क्यों कहते हैं। देखो मैं प्रीवियस स्लाइड में जाना चाहता हूँ और आपको टेबल का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। जब ये ग्राफ हमें प्लॉट करना हो तो हमें ऊपर से थोड़ी ना मालूम कि इसका नेचर कैसे होगा, तो टेबल बनाने से हल्का सा नेचर पता चल जाता है कि हमने नेगेटिव वैल्यूज़ ली, 0 लिया, पॉजिटिव वैल्यूज़ ली। अब इससे होता क्या है, जब हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ ली ना कि 0 1 2 3 4, तो हम देख पा रहे थे कि यार ये तो कितने तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है ग्राफ, है ना, एक्सपोनेंशियल तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। और फिर जब हमने नेगेटिव वैल्यूज़ पर फोकस किया तो उसी पेज से इंक्रीज़ हो रहा है। देखो सिमेट्री है, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 9 तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 16 तो यहाँ पर भी 16। तो हमको समझ में आ गया जो राइट साइड का ग्राफ है उसी का मिरर करना है लेफ्ट साइड में, और हमने वैसे ही किया। राइट साइड का ग्राफ पहले बनाया, फिर उसी का मिरर हमने ऐसे कर दिया, तो ग्राफ रेडी हो गया। तो टेबल का मकसद है कि आपको प्लॉटिंग में आसानी हो, आपको समझ में आए कि मिरर हो रहा है या कैसे हो रहा है, क्या बिहेवियर है। अगर स्ट्रेट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे देखो तो स्ट्रेट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना, इसमें भी स्ट्रेट था, कोई दिक्कत नहीं, जो x ले रहा है वही y ले रहा है। तो इसमें अगर टेबल ना भी बनाओ तो ऑब्वियस सी बात है पता चल जाता है। थोड़ा सा जटिल फंक्शन हो, थोड़ा सा ना, जैसे x² हो या x³ हो, तो सोचना पड़ता है, तो टेबल हमको मदद करता है, ठीक है जी। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है, इसलिए हम यहाँ पर टेबल बना रहे हैं। चलो अब यहाँ पर जो NCERT में जो उन्होंने कहा था कि टेबल्स में ये वैल्यू आप चूज़ करो और उस पर बताओ कि y की वैल्यूज़ क्या निकल रही है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से वैल्यूज़ उन्होंने रखे। सबसे पहले -2, तो -2 पर 1/-2 ये हो जाएगा -0.5,
फिर उन्होंने कहा कि x को रखो -1.5, सो 1/-1.5 ये हो जाएगा -0.67। वैसे ही नेक्स्ट वैल्यू थी हमारे पास -1, तो उसका -1 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है -0.5, तो 1/-0.5 ये हो जाएगा -2। फिर हमारे पास है 0.25 जो 1/0.25 हो जाएगा 4। फिर है 0.5 जो है हो जाएगा 2। फिर अगर हम 2 रखें तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आप नेचर देख पा रहे होंगे, है ना। अगर नहीं देख पा रहे हो तो चलो मैं आसान तरीके से बता देता हूँ कि अगर हॉरिजॉन्टल हमारी x है, वर्टिकल हमारा y है, और y जो है वो इस बार है 1/x, तो x को 0 रखने पर क्या होगा, x को 0 रखने पर 1/0 नॉट डिफाइन होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि x = 0 पर किसी को कोई वैल्यू दिखाई नहीं पड़ेगी। अब नोट कीजिएगा कि है ना, अब ये तो 0 है, इसके नज़दीक वाले वैल्यूज़ क्या क्या होंगे, इसके नज़दीक वाले होंगे 0.000001 या 0.00001 या 0.001 या 0.01, 0.1, ये सारे वैल्यूज़ होंगे। तो अगर मैं 0.000000001 रखूँ तो ऐसा नहीं लगता है सर जी ये वैल्यू आ जाएगी 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 का पावर 9 हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। यस, बहुत बड़ी वैल्यू, यानी ये ऑलमोस्ट बहुत बड़ी वैल्यू को हम कहते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे, है ना, ये ग्राफ ऐसे गिरने लगेगा रैपिड पेस में, और आगे आते आते तो ये ज़मीन को ही ऑलमोस्ट छू जाएगा। आप चेक कर सकते हो कुछ ऐसा ही हो रहा था, है ना। अगर हम चेक करें कि ये जो वैल्यूज़ हैं, देखो आप 4 के बाद कितना ड्रास्टिक गिरा 2, उसके बाद कितना ड्रास्टिक गिरा 0.25। तो ऐसे सोचो अगर मैं 10 रखूँ तो 1/10 इज 0.1, कितना ड्रास्टिक गिरा, है ना। 100 होगा तो 0.01, कितना और ड्रास्टिक गिरेगा। तो ऐसे ये ग्राफ ऐसे गिरते जा रहा है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव साइड की तो कहानी समझ में आ गई। वही अगर मैं नेगेटिव साइड की कहूँ तो जैसे ये वाला पॉइंट क्या होगा, अगेन 1/-0.000000001, है ना। तो ये ऐसा नहीं लगता 10 का पावर नेगेटिव बहुत बड़ा नंबर होगा, वेरी बिग नंबर। तो ऐसा नहीं लगता कि सॉरी ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव तो बाहर ही रहेगा, पावर में कैसा आएगा। और 10 का पावर ये, चलो मैं एक्चुअल आंसर ही बता देता हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। 10 का पावर ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 का पावर 9 होगा। सो ये -10 का पावर 9, 10 का पावर 9 तो बहुत बड़ी नंबर होती है जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। सो -इन्फिनिटी हमारा आंसर होगा, और -इन्फिनिटी आंसर यानी ये शुरुआत होगी यहाँ से, और फिर ये भी ड्रास्टिकली ऐसे गिरेगा और ये भी ज़मीन को टच होने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा ग्राफ है जो आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हो कि देखो जब हम -0.5 पर थे तो ये -2 था, फिर -1 पर आ गए तो कितना आधे रेट से गिर गया, -1 हो गया, है ना। फिर बाद में और आगे बढ़े -1.5, तो ये अगेन ऑलमोस्ट आधे रेट से गिर गया, और यहाँ से आप देखो तो और गिरते हुए आगे बढ़ गया। तो ऐसा ही है जो हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि रैपिड पेस से नीचे गिरते जाएगा। तो ये हमारी ग्राफ है y = 1/x पर। और अगर अब आपसे कोई पूछे कि डोमेन और रेंज हमको बताओ तो हम क्या कहेंगे, हम सिंपली कहेंगे ना इसमें डोमेन और रेंज में कि यहाँ पर डोमेन जो है वो तो x की वैल्यू है, तो डोमेन तो होगा रियल एक्सिस, बस 0 को छोड़ देना, है ना, ये पहली बात। फिर दूसरी बात जो रेंज है, रेंज उसमें भी, रेंज में भी आपने नोट किया होगा दैट पूरा का पूरा रियल एक्सिस है, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, बट अगेन 0 जो वैल्यू है वो कंसीडर नहीं कर रहा है ना। तो दोनों का जो डोमेन एंड रेंज है वो सेम ही है, दैट पूरा रियल एक्सिस, बट 0 जो है वो कंसीडर नहीं हो रहा है। इजी था। चलो 5th वाले फंक्शन पर आते हैं। सबसे फेमस फंक्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कई बार ये फंक्शन दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर है मॉड्यूलस फंक्शन, या जिसको सिंपली कहते हैं मॉड फंक्शन। ये कैसा है, ये मोटिवेशनल स्पीकर है, ये नेगेटिव बनता नहीं है कभी, बस पॉजिटिव आंसर देता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम इसको जो सिंबल है उसको ऐसे करते हैं कि मॉड यानी 2 लाइन लगा दी वर्टिकल ना। सो y = mod x, ये हमारा फंक्शन है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका एक्चुअल मीनिंग है कि y हमारा है पॉजिटिव x जब x इज > 0, y बन जाता है नेगेटिव x व्हेन x इज <0। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे आप तो बड़े कह रहे थे मोटिवेशनल स्पीकर है, फिर ये नेगेटिव कैसे आया। चल
इस पर भी हम आपको क्लैरिटी देते हैं एग्जाम्पल। देखो अगर मैं आपको ये कंडीशन कहूँ, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मैं कहूँ मॉड 0 क्या है, आप कहोगे जो x की वैल्यू है वही आपका आउटपुट है, अगर x 0 है वही आउटपुट है, अगर x 1 है वही आउटपुट है। पॉजिटिव अगर है ना, फिर कोई भी होने दे, 1.5 होने दो तो 1.5 है ना। अगर आपके पास बड़ी नंबर है 1000 है ना, कितना है 10,000 ले लेते हैं, तो ये है 10,000 आपका आउटपुट। पर अगर नेगेटिव हो जाए तो -1 हो जाए। अब -1 हो जाए तो ये कंडीशन में तो नहीं आया है ना, x इज़ -1, क्या ये कंडीशन में आया? नहीं आया। तो क्या ये आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। x इज़ -1 ये वाली कंडीशन में आई तो ये आउटपुट होना चाहिए। ये आउटपुट क्या कहता है कि x के बगल में एक नेगेशन लगा दो और आपका आउटपुट रेडी। तो x हमारा -1 था, उसके बाहर एक नेगेशन लगा दो, आपका आउटपुट रेडी। तो आंसर क्या हुआ? +1। अब समझ में आया ये एक्चुअल नेगेटिव क्या करता है, x के अंदर एक जो नेगेटिव है ना उससे कॉम्पनसेट करके ओवरऑल आंसर पॉजिटिव क्रिएट करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब अगर आप लेते हो -10 तो वो क्या कहता है, -10 x इज़ लेस देन 0 में आया, आपका आउटपुट होगा -x, यानी एक माइनस बाहर और आपका x था -10, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के +10 बना देते हैं। ईजी था। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन कैसे वर्क करता है इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, ये कंडीशन है और इसका एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, अब ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली बड़ा आसान है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। ठीक है जी। और अगर मैं आपसे पूछूं दैट x इज़ इक्वल टू 0 पर क्या है, 0 है, x इज़ 1 पर 1 है, x इज़ 2 पर 2 है, ये तो y इक्वल टू x की कहानी है ना यहाँ पर, है ना। y इज इक्वल टू मॉड x कैसा है, ये 2 पार्ट में चलता है ना। इसका एक कोई डेफिनेशन नहीं, इसको 2 में बांटना पड़ता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये पॉजिटिव x चलता है, y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन बनता है, और जब x लेस देन 0 में हो ना तो फिर ये y इक्वल टू -x वाली स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, सो y इक्वल टू -x, यहाँ पर ध्यान से देखना, कोई ऐसा ना कह दे कि नेगेशन है तो सर जी ऐसे नीचे जाएगा, है ना, y की वैल्यू नेगेटिव होगी। इन दोनों में अगर आप चेक करो ना तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y कभी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, अगर आप स्लोप की बात करो तो स्लोप नेगेटिव है, तो जो y इक्वल टू -x है वो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। और मुझे कैसे पता चला कि स्लोप नेगेटिव है, एक तो डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन किए तो dy/dx इज -1, स्लोप नेगेटिव पता चल गया। और दूसरी बात, आप यहाँ से एंगल भी देखो तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल जब भी आता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। एक्यूट एंगल आता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। इस लाइन को देखना, एक एक्यूट एंगल मिल रहा है तो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। डायरेक्ट डेरिवेट भी करो dy/dx तो स्लोप पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है जी, तो एक बेसिक सी बात है, डेफिनेशन है, ना भी पता हो तो आज की क्लास के लिए इतना कोई ये नहीं है क्योंकि शुरुआती दौर है, तो फिलहाल के लिए इतना आपको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, इस प्रकार से है। क्लियर है? अगेन आप देखोगे तो x नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी सारी वैल्यूज़ लेता है तो डोमेन पूरा है, और y भी, y क्या करता है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं लेता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर। नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन भी एक पीस वाइज फंक्शन है, ध्यान से देखना। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, जो पीसेस में बिहेव करता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक पीस है जिसमें इस प्रकार से बिहेव करेगा, x इक्वल टू 0 पर 0, और जो दूसरा पीस है x लेस देन 0 इसमें इस प्रकार से बिहेव करेगा। तो सर जी हम क्या इसको भी पीस वाइज फंक्शन कह सकते हैं? यस। तो क्या सर जी हम इसको भी पीस वाइज फंक्शन कह सकते हैं? नो, ये पीस वाइज फंक्शन नहीं है। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन यानी उसका डेफिनेशन हमको तोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। इसमें तोड़ा हमने और इसमें तोड़ा, राइट, जिसमें तोड़ना पड़ता है उसके पीसेस बनते हैं, इसलिए पीस वाइज फंक्शन। चलो अब यहाँ पर सिग्नम फंक्शन जो है इसको हम प्लॉट कर देते हैं। बड़ा इजी है कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा। ध्यान से देखना, है ना, हम सिग्नम फंक्शन को यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं कि ये x 0 है, ठीक है, और वो कह रहे थे x ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव 1 वैल्यू लेता है, कांस्टेंट लाइन है पॉजिटिव 1 की। जब x 0 हो जाए तो क्या लेता है, 0 ही लेता है, और जब x लेस देन 0 हो तो क्या लेता है, -1 लेता है। ठीक है, तो x 0 पर 0 ही लेता है, और जब x लेस देन 0 हो जाए तो -1 की वैल्यू होती है। तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट लाइन -1 की।
अच्छा, नोट क्या करना है, यहाँ पर मैं बबल क्रिएट करूँगा, बबल, और यहाँ पर बबल क्रिएट करूँगा। ये बबल क्या इंडिकेट करता है कि ये वैल्यू हमने कंसिडर नहीं की है, ये वैल्यू भी कंसिडर नहीं की है। सो एट x इज इक्वल टू 0 हमने ये जो शेड किया है ना यहाँ पर, ये शेड x इक्वल टू 0 पर 0 कंसिडर किया है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 पर +1, लेस देन 0 पर -1, ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। अब है ना, कई बार सिग्नम फंक्शन को ऐसे भी हम लिखते हैं कि हमारा जो सिग्नम फंक्शन है ना y, उसको हम लिखेंगे mod x बाई x, ठीक है। अगर ऐसे कहोगे तब भी यही ग्राफ बनेगा, कोशिश करके देख लो। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर mod x तो होता है +x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, mod x होता है -x व्हेन x लेस देन 0 हो। हाँ, अब अगर ये फंक्शन को ऐसा लिखे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय x। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो देखो वही तो बन गया, क्या बन गया, है ना, यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स डाउट भी पूछेंगे, बट फिलहाल अगर देखें तो ये 1 है और ये -1 है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो 1, x लेस देन 0 है तो -1। पर सर जी यहाँ पर अगर 0 हो जाए तो 0/0 तो नॉट डिफाइन होगा, अब क्या करें? तो अब यहाँ पर कहना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 0 पर ये है और इक्वल टू 0 पर 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट, अब थोड़ा सा यहाँ पर जगह बनाना पड़ेगा। देख पा रहे हो कि डेफिनेशन हमने ऐसे तो लिखा, बट फिर आगे हमने क्या कहा, हमने कहा y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, ये अलग से हमने कह दिया, ठीक है। बाकी की कहानी यहाँ से नरेट हो सकती है, बट एट x इक्वल टू 0 पर अलग से कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर लिख दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, आंसर नहीं आएगा। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि सिग्नम फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आप डोमेन रेंज की बात करो तो डोमेन रेंज में तो मैं सीधा कहूँगा जी, जो x है ना, x तो सारी की सारी वैल्यू ले रहा है तो रियल एक्सिस, y जो है लिमिटेड वैल्यू ले रहा है तो सीधा लिख देंगे -1 0 1, है ना, यही हमारा रेंज है, ठीक है। चलो, कोडोमेन अगर आपसे कोई पूछे तो कोडोमेन तो पूरा की पूरा यहाँ पर सेट होगा। कोडोमेन क्या होगा, रियल एक्सिस होगा। पर अगर आपसे कोई रेंज पूछे तो जो संबंध में है वही रेंज होगा, संबंध में तो यही वैल्यूज़ है, तो यही आपका रेंज होगा। क्लियर हो रही है बातें? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन को समझते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स, है ना, बहुत जगह ये ग्राफ आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसा नाम है वही उसका काम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा ना उसको सिलेक्ट करना है। ये कैसे करें? जब देखो, इसको तो पहले स्क्वायर बॉक्स में ऐसे लिखते हैं, जो फंक्शन है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, y इज इक्वल टू स्क्वायर बॉक्स ऑफ x, है ना। अब यहाँ पर इसको इंटरप्रेट कैसे करें, इसका ग्राफ कैसे बना है, ये समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिए है कि -1 बॉक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनानी है और फिर -1 को प्लॉट करना है और इर्द गिर्द वाले प्लॉट करने हैं कि ये 0 हो गया, ये हो गया -2, ठीक है। और उसके बाद -1 कहाँ पर है उसको क्रॉस करो, देखो -1 यहाँ पर है। अब पीछे देखना है, पीछे कौन होगा, ये सारे पीछे के वैल्यूज़ होंगे, इसमें से जो भी ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसको पिक करो। सर -1 से ले करके अगर आप पीछे देखो ना तो -1 ही ग्रेटेस्ट है, जो ग्रेटेस्ट है फिर उसको लिखो। सिमिलरली यहाँ पर करो तो आप कहोगे सर ये 1, ये 2 और ये 0, 1 पर क्रॉस लगाया और पीछे 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 देखा 1 से लेकर के पीछे, तो 1 ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 1। सिमिलरली 0 पर करोगे तो 0। सिमिलरली यहाँ पर 1.2 पर करोगे ना, यही कहानी मिलेगी, ध्यान से देखना, ये 1 है, ये 2 है, 1.2 कहीं यहाँ पर है, 1.2 से ले करके उसके पीछे कौन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 ही होगा तो 1 ही है। अब सबसे स्टार मार्क वाला है -1.2, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। -1.2 पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे आंसर है -1, पर दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये -1 हुआ, ये 0 हुआ और ये हमारा -2 हुआ। सही बात। अब -1.2 कहाँ पर आया, -1.2 कहीं यहाँ पर आया, तो मैंने क्या कहा था, -1.2 और उसको ले करके उसके पीछे जितने भी वैल्यूज है उसमें कौन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -1 थोड़ी ना, उसके पीछे में -2 है ग्रेटेस्ट, सो -2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इसका आंसर हुआ। तो मुझे लगता है कि कैसे इंटरप्रेट करना है इस फंक्शन को ये समझ में आ गया है। तो अब ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ में एक और बार आप समझ जाओगे। तो ये x एक्सिस है, ये y है जो कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो 0 पर तो 0 ही होगा, है ना, 0 पर तो 0 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर 0.1 पर भी 0, 0.2 पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, है ना, ये पूरा होगा। फिर जैसे ही 1 टच करेगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है।
1 बन जाएगा। फिर 1 से ले करके अगर 2 में हम बात करें तो यहाँ पर देखो 1.1 पर भी आउटपुट 1 ही रहेगा, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.999 तक भी आंसर क्या रहेगा, देखो यहाँ पर अगर ये 1 है, ये 2 है, 1.99 ये रहा, यहाँ से लेकर के पीछे तक कौन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 है, तो आउटपुट 1 ही रहेगा। बट जैसे ही 2 पर आ जाता है तो 2 पर आने के बाद अब 1 नहीं है, 2 पर आने के बाद अब ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आउटपुट 1 था और यहाँ पर आउटपुट 2 है। तो जैसे ही 2 टच किया तो अब बॉक्स 2 कितना है, 2 है, तो ये 2 बन गया, ठीक है जी। बॉक्स 1.9999 कितना था, ये 1 था, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर अब तो मुझे लगता है आपको एल्गोरिदम समझ में आ गया, 3 तक है ना, 2.99 तक ये आउटपुट 2 रहेगा। जैसे ही 3x ने 3 लिया तो अब वो ऊपर चला जाएगा, ये देखो ये, और ये 3 लेगा और ऐसे ये स्टेप में कहानी आगे बढ़ती रहेगी। तो अब यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये जो बबल है ना, वो बबल हमेशा राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बबल होगा और इधर भी बबल होगा, क्योंकि जैसे ही x ने 1 लिया ना तो आउटपुट 0 नहीं था, आउटपुट ऊपर चला गया है ना, आउटपुट 1 बन गया था, तो राइट हैंड साइड में बबल है। अब क्रिटिकल वाले पार्ट में आते हैं जो है नेगेटिव साइड। जैसे अगर x यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है और उनके बीच के वैल्यूज़ है, तो आउटपुट क्या होगा। सो यहाँ पर मैं बना देता हूँ -1, -2, ठीक है, चलो इक्वल डिस्टेंस पर रखते हैं ताकि यहाँ पर डायग्राम अच्छा आ जाए। तो ये है -1, ये है -2, ये है -3। अब नोट कीजिएगा कि ये जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पर की वैल्यूज़ x की, वो कैसी रहेगी, -0.1, -0.2, -0.5, -0.999, कोई भी वैल्यूज़ लेने दो ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये 0 से लेकर के ये -1, ये -0.1 लो या -0.25, कोई भी वैल्यूज़ लो, -0.999 क्यों ना लो, है ना, ये सभी वैल्यूज़, इनफैक्ट -1 भी क्यों ना लो, ठीक है, ये सभी के सभी वैल्यूज़ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, इनके पीछे में सर जी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, ठीक है। इन सभी में पीछे में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, तो मैं कहूँगा ना कि यहाँ से -1 से ले करके यहाँ तक हमारा आंसर -1 था। बट जैसे ही x 0 बन जाता है तो आंसर -1 नहीं होता है ना, जैसे ही x 0 बन जाता है तो आंसर हमारा 0 हो जाता है आउटपुट में। क्लियर है। अगर ये नेगेटिव वाला पार्ट समझ में आ रहा है तो फिर बताना कि पूरे के पूरे रेंज में कोई भी आप वैल्यू ले लो, -1.1, 1.2 से लेकर के -1.999, पूरे के पूरे इस रेंज में आउटपुट क्या है सर। अगेन नंबर लाइन -1 से लेकर के -2, कोई भी अगर आप वैल्यू ले रहे हो, यहाँ से अगर हम पीछे देखें तो -2 आउटपुट आ रहा है। अगर -2 आउटपुट आ रहा है, ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ना कि -2 पर तो -2 था ही, है ना, और उसके बीच में अगर आप कोई भी वैल्यूज़ लेते हो तो फिर वो भी -2 ही आउटपुट देता है। बट रुक जाइए, एट x इज़ -1, नाउ इट इज़ नॉट -2 आउटपुट, एट x इज़ -1 आउटपुट इज़ -1, ठीक है। तो बबल आ गया, तो राइट हैंड साइड में हमेशा बबल होगा, मैंने कहा था। और सिमिलरली अब यहाँ पर कहानी है, ठीक है, जैसे आप इसके आगे बढ़ जाते हो, -2 के आगे बढ़ जाते हो, ठीक है, तो आप कोई भी x कोई भी वैल्यूज़ ले लो, इसमें अगर आप पीछे देखोगे तो -3 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो आंसर क्या होगा, -3 होगा। तो -3 पर तो -3 है ही, उसके आगे भी -3 होगा। बट जैसे ही x इज़ -2 है ना लेता है तो आउटपुट अब -3 नहीं होगा, आउटपुट -2 हो जाएगा। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रेडी हो गया। इतनी फंक्शंस थे आपके सिलेबस में और काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया जो पीस वाइज फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है ना, या फिर 1/x का ग्राफ इंटरप्रेट करना हो गया। फिर ये जो फंक्शंस एंड ग्राफ्स है जो क्रिएट करना हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत ही मदद करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस पर। बहुत ही ईजी है, अगर दो फंक्शन है उनका एडिशन करना हो, जैसे f प्लस जी ऑफ एक्स, तो बेसिकली दो फंक्शन को ऐड ही करना है, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सब्ट्रैक्ट करना हो तो बेसिक सब्ट्रैक्ट ही करना है। मल्टीप्लिकेशन में आइदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फंक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर है तो स्केलर ही मल्टीप्लाई करना है, फंक्शन है तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। जैसे नंबर सिस्टम में नहीं करते थे कि 1 + 2 तो ऐसे दो नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो वैसे ही करना है। डिवाइड है तो डिवाइड को क्या कहा गया है, क्वोशिएंट कहा गया है, ठीक है। चलो अगर ये कहानी समझ में आ चुकी है तो एग्जाम्पल पर आते हैं। बहुत ईजी है इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा इस पर, सीधा का सीधा हम कैलकुलेशन करेंगे। f ऑफ एक्स इस प्रकार से, g ऑफ एक्स इस प्रकार से, दो फंक्शन को ऐड करना है ऐसा वो कह रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमको करना है f प्लस जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, दो फंक्शन को ऐड करना है x² + 2x + 1। फिर हमारे पास है सब्ट्रैक्शन की कहानी,
एफ माइनस जी ऑफ एक्स। तो इन दो को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? एफ पहले जी बाद में, तो एफ पहले यानी एक्स स्क्वायर, जी बाद में यानी 2x + 1। तीसरा एफ जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x + 1। इसको सिंप्लीफाई भी कर लो, सो 2x³ हो जाएगा, फिर उसके बाद है x² हो जाएगा। ठीक है जी। फिर डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं, यहाँ से भी चलो। उसके बाद हम कहेंगे f बाई जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स यानी x² बाई 2x + 1, जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो डिनोमिनेटर ज़ीरो कब नहीं होना चाहिए? x इज इक्वल टू -1 पर ज़ीरो हो जाता है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -½ तब जा करके ये आपका आउटपुट होगा। क्योंकि अगर आप -½ रख देते हो ना, तो ये -1 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो, तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए इस वाले केस में फंक्शन का आंसर तो ये है व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू -½ अब आप पूछोगे व्हेन x इक्वल टू -½ तो हम कहेंगे फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। जैसे यहाँ पर भी हो रहा था ना, कहाँ पर हो रहा था, जब हम कह रहे थे कि इधर देखो एट x इज इक्वल टू 0, अगर इसको देखें तो फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, तो अलग से हमने ऐसा बनाया था सिग्नम में। तो ये चीज़ यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि फंक्शन नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी के साथ ये 2.4 का जो टॉपिक है वो भी होता है समाप्त, और चैप्टर हो जाता है समाप्त। मुझे लगता है रिलेशंस एंड फंक्शंस आपको डिटेल में समझ आ गया होगा एंड कोई डाउट नहीं रहा होगा एट द एंड ऑफ द क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।